नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी में तिरंगा झंडा जलाते हुए मुखिया पुत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एमएचडीसी अध्यक्ष ने पुलिस को दिया आवेदन, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयनगर के चित्रगुप्त कॉलोनी में डकैती की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने भारी संख्या में हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बिस्फी के रथौस गांव में 3 दिन बाद भी नहीं मिला धौस नदी की तेज धारा में बही लड़की का शव। एसडीआरएफ जुटी खोजबीन में। बासोपट्टी के महिनाथपुर सीमा से भारत से नेपाल जाने के क्रम में जयनगर एसएसबी 48वीं बटालियन ने हिरासत में लिए 2 बांग्लादेशी नागरिक। कोई भी नहीं था वैध कागजात। मधवापुर पुलिस ने पेट्रोल पंप चेकपोस्ट के पास 432 बोतल शराब के साथ 4 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। बिस्फी के हनुमान नगर में आंगनबाड़ी केंद्र के समीप अज्ञात बाइक चालक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। मधेपुर के भरगामा पंचायत में फिर सामने आई एक अजब प्रेम की गजब कहानी। 5 बच्चे की मां को पति ने छोड़कर सरहोजनी से रचाई शादी। फुलपरास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 1305 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रेका पुलिस ने 30 बोतल देसी नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में कई मामलों का हुआ निष्पादन। अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे 135 परिवादी। डीजल अनुदान योजना लाभ से वंचित होने वाले मधवापुर के किसानों ने कृषि विभाग के प्रति जताया कड़ा रोष। जयनगर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय पर बिहार प्रेंतीय खेतिहर मजदूर यूनियन प्रखंड जयनगर ने 10 सूत्री मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और महाराष्ट्र के गोली कांड में बिस्फी के निवासी मृतक असगर की पत्नी को श्रम संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 1 लाख रुपए की अनुदान राशि। खबरें अब विस्तार से। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का दिन, जहां पूरा देश के स्वतंत्रता की 77वां वर्षगांठ मनाने की जश्न में था, वहीं मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड से एक ऐसी खबर सामने आई जिसको सुनकर आपका खून खौल जाएगा। हरलाखी प्रखंड में एक तिरंगे को आग लगाकर उसको जलाते हुए देखा गया। ना सिर्फ उसके जलाकर उसका अपमान किया गया, बल्कि लात मारकर उसे जलाया गया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। जहां 15 अगस्त के दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं हरलाखी प्रखंड के हरलाखी पंचायत के मुखिया मोहम्मद जुनैद का पुत्र मोहम्मद असमतुल्ला उमगांव में राष्ट्रीय ध्वज को आग के हवाले कर रहा था। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला।
15 अगस्त के दिन जहां पूरा देश आजादी की 77वां वर्षगांठ की खुशी मना रहे थे, वहीं हरलाखी थाना क्षेत्र में एक युवक तिरंगा झंडा जला रहा था। इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल होने लगा है। वहीं इस मामले को लेकर MHDC अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने हरलाखी थाना में लिखित आवेदन देकर तिरंगा झंडा जलाने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार हरलाखी पंचायत का मुखिया मोहम्मद जुनैद का पुत्र असमतुल्ला उमगांव बैल बाजार के समीप ग्रिल का दुकान करता है, जहां 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज में आग लगाकर लात मार मार कर उसे जला रहा था, जिसका वीडियो चोरी छुपे उसके दुकान में कार्य कर रहे बिटुहर गांव निवासी संजय मंडल ने बनाकर वायरल कर दिया। इस बाबत बेनीपट्टी SDPO नेहा कुमारी ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जांच उपरांत कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये बात ठीक नहीं सुन बात समझ जाओ ना होता है ना कचरा है जला के अपना दिखला। ये बात ठीक नहीं सुन बात समझ जाओ ना होता है ना कचरा है जला के अपना दिखला। ये बात ठीक नहीं सुन बात समझ जाओ ना। मैं संजय कुमार मंडल, मैं जब दुकान पे पहुंचा तो देखा 15 अगस्त के दिन झंडा जला रहा है, तो हमको बहुत बुरा लगा। मैं वीडियो बनाया मेरे पास आके वो कैमरे के सामने खड़ा हो गया। मैं था और मेरे साथ ये अल्ताफ भी थे, ठीक है, ये दोनों थे, हम दोनों थे। और वहाँ जब हम सब वीडियो बनाने लगे तो वो वीडियो के कैमरे के सामने आ गया। और कैमरे के सामने आने के बाद वीडियो रोको, ऐसा मत करो, ये वो बोलने लगा। फिर मैं वीडियो बंद कर दिया, ठीक है। अगर विश्वास नहीं तो ये भी मेरा साथ है, इनसे भी पूछ लीजिए। ये बात सच है कि मैं और संजय और आया था नापी लेकर वो तिरंगा पे रहा है, तो उनसे मैं शाम में भी मना किया था। उससे पहले मना किया था तो वो बोल रहा था कि मेरा अब्बू बोला है, और उसके बाद उसका बयान 15 अगस्त का दिन है, उस दिन ये तिरंगा जला। तो हम लोग वीडियो बना के अपना वीडियो बना आए थे, तो संजय भैया को बोला था कि बंद करो, नहीं तो आप लोगों को घाटा पड़ेगा, वो करेंगे ये करेंगे। इसके बाद हम लोग वीडियो बना के अपना सोच लिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते 17 अगस्त को जयनगर प्रखंड के चित्रगुप्त कॉलोनी के समीप जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा विशेष छापेमारी की गई, जहां डकैती की योजना बना रहे 4 अपराधियों को भारी संख्या में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके पास से देसी पिस्तौल, कट्टा, जिंदा कारतूस, मैगजीन, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद की गई। इस बात की जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया कि परिक्षयमान पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष जयनगर को 17 अगस्त को गुप्त सूचना मिली कि 5 से 6 अपराध कर्मी जयनगर थाना अंतर्गत चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित नागेंद्र सिंह के खाली जमीन के पास सुनसान जगह पर एकत्रित होकर जयनगर के एक बड़े व्यवसायी के यहां डकैती करने की योजना बना रहे हैं। यह सूचना पुलिस अधीक्षक मधुबनी को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा उस सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी व आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। विशेष टीम के द्वारा संध्या 7:30 बजे चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित नागेंद्र सिंह के खाली जमीन के पास पहुंचा तो पुलिस टीम को देखकर 4 से 5 व्यक्ति इधर-उधर भागने लगे। विशेष टीम के सदस्य के द्वारा 4 व्यक्तियों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। पकड़ाए गए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम बादल पासवान, विनोद यादव, सिकंदर पासवान और मोहम्मद सद्दाम उर्फ छोटू बताया, तो वहीं भागने वाला 5वां व्यक्ति का नाम प्रमोद सिंह बतलाया। पकड़ाए सभी अपराध कर्मियों से विधिवत तलाशी लेने पर बादल पासवान के पास से एक देसी कट्टा तथा 2 मोबाइल, विनोद यादव के पास से एक देसी कट्टा तथा 2 मोबाइल, सिकंदर पासवान के पास से एक देसी पिस्तौल तथा एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल और मोहम्मद सद्दाम उर्फ छोटू के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल जिसके मैगजीन में 5 जिंदा कारतूस तथा पॉकेट से 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ। पकड़ाए सभी अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा बरामद सभी सामानों को विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया। तत्पश्चात घटनास्थल से भागे अपराध कर्मी प्रमोद सिंह को जयनगर थाना अंतर्गत विद्यानगर स्थित किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया।
इस संबंध में जयनगर थाना में कई तरह के धारा कांड दर्ज किया गया। इस पकड़ाए गए अपराध कर्मियों से जयनगर निवासी सुशील कुमार जायसवाल के साथ 60,000 रुपए लूट की घटना भी इस अपराध कर्मियों के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अलावा झंझारपुर में हुए पिकअप लूट कांड घटना कार्य करने वाले अपराध कर्मी के बारे में भी बताया। अपराध कर्मियों के पास से कुल बरामद सामान देसी कट्टा 2, देसी पिस्तौल 2, मैगजीन 1, कारतूस 7, मोबाइल 6 और पल्सर मोटरसाइकिल 1 बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास रहा है। वैसे इस टीम के सदस्यों का नाम विप्लव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर, आशुतोष रंजन परिक्षयमान, पुलिस उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष जयनगर, गोपाल कृष्ण जयनगर नगर थाना, अनूप कुमार प्रभारी तकनीकी कोषांग मधुबनी समेत कई लोग शामिल थे। सभी अपराध कर्मियों को कानूनी प्रक्रिया कर जेल भेजा जा रहा है। अधीक्षक थाना जयनगर को दिनांक 17/8/2023 को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हैं जो कि एक बड़ी डकैती की योजना बना रहे हैं। इसके सत्यापन के लिए मेरे द्वारा एक एसडीपीओ जयनगर और डीएसपी का एसएचओ जयनगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें डीआईयू की टीम और जयनगर के थाना के और पदाधिकारी और कांस्टेबल्स की टीम मिलाकर बनाई गई। और उसके बाद इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस सूचना के आधार पे जब चित्रगुप्त कॉलोनी है जयनगर में, वहाँ पर रेड किया गया तो वहाँ से 5 अपराधी जो है भागते हुए भागने लगे पुलिस को देख करके, जिसमें से 4 को दबोच भागकर पकड़ा गया और एक जो है अपराधी जिसका जो भाग गया उसका भी नाम इनके द्वारा बताया गया। इन चारों के पास से टोटल कुल मिला के 2 देसी कट्टा और 2 देसी पिस्टल बरामद किया गया, जिसके अलावा 7 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई। उसके अलावा एक पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल इत्यादि बरामद हुए। जो 5वां अपराधी था उसको भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। तो टोटल 5 लोगों जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें एक बादल पासवान है, ये निर्मली जिला सुपौल का है, विनोद यादव है लदनिया का, सिकंदर पासवान है ये जयनगर का है, मोहम्मद सद्दाम है ये जयनगर का है, प्रमोद सिंह है ये भी जयनगर का है। इसमें जो लगभग सारे जो अपराधी पकड़े गए हैं 5, इनके ऊपर पूर्व में भी कई आपराधिक इतिहास रहे हैं। मोहम्मद सद्दाम के ऊपर लगभग 8 आपराधिक इतिहास रहे हैं पहले से भी, सभी गंभीर धाराओं में इसके ऊपर केसेज पहले से दर्ज हुए हैं। प्रमोद सिंह के ऊपर भी 3 केसेज हैं, बादल पासवान के ऊपर भी 2 केसेज हैं जो दोनों निर्मली सुपौल थाना में केस दर्ज है। विनोद यादव के ऊपर भी 5 केसेज दर्ज है। इनके द्वारा जांच पूछताछ के क्रम में और उसके अलावा जो हमारा टेक्निकल एविडेंस था उसके बेसिस पे जो जांच हुई उसमें इनकी संलिप्तता जो है जयनगर थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के साथ 60,000 रुपये की लूट हुई थी, उसमें भी इसी गैंग ने घटना को कारित किया था। उसके अलावा हरलाखी में भी 11/7/23 को एक सीएसपी संचालक से 2,05,000 रुपये की लूट हुई थी, उसमें भी यही पूरे गैंग की संलिप्तता थी। तो ये दोनों घटनाओं के भी उद्भेदन हुआ है। उसके अलावा एक नया केस जो कि डकैती की योजना बनाने के लिए भी कांड दर्ज किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते बुधवार को बिस्फी प्रखंड के रथौस गांव में एक 17 वर्षीय लड़की पतौना ओपी क्षेत्र के अधवारा समूह से बह रही धौस नदी की तेज धारा में बह गई। मौके पर परिजन पहुंचे, उसे ढूंढना शुरू किया, घंटों खोजबीन की लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। फिर इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। प्रशासन के द्वारा खोजबीन की गई लेकिन उस लड़की का शव भी बरामद नहीं किया जा सका। एसडीआरएफ की टीम लड़की को खोजने में जुटी हुई है लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी उस लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। पतौना ओपी क्षेत्र के रथौस गांव से गुजरती हुई अधवारा समूह धौस नदी की तेज धारा में बीते बुधवार को बही लड़की का शव आज तीसरे दिन भी नहीं मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुन्ना सिंह की 17 वर्षीय पुत्री उस समय नदी की तेज धारा में बह गई जब वह कपड़ा धोने को नदी किनारे गई थी। बताया जा रहा है कि कपड़ा धोने के क्रम में लड़की का पैर फिसल गया जिसके कारण नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन समेत आस पड़ोस के लोग घटनास्थल पर खोजबीन में लग गए
नहीं मिलने के पश्चात लोगों ने इसकी सूचना पतौना ओपी प्रभारी को दिया। सूचना मिलने के बाद पतौना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच घटनास्थल की जानकारी ली और स्थानीय लोगों की सहायता से खोजबीन में लग गए। लगभग 5 से 6 घंटे लगातार खोजबीन के बाद भी लड़की का शव नहीं मिल पाया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी सहित एसडीआरएफ टीम को दी गई। मौके पर एसडीआरएफ टीम पहुंची और खोजबीन में जुट गई, लेकिन शाम तक लड़की का शव नहीं मिल पाया। इस घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। खास जहाज एनडीआरएफ टीम को ही बुलाया गया है, वरीय पदाधिकारी को कह करके इन लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी तक डेट बॉडी रिकवरी नहीं हुआ है, प्रयास जारी है। उनसे एक बार सर, आप इस टीम के हिस्सा हैं और आप इसको लीड कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस होगा, आप कितना टाइम से इसमें हैं? वही 5-6 साल से। 5-6 साल से है। अभी तक की कार्रवाई जो भी आपका जो कार्य रहा उससे आप कितना संतुष्ट हैं और आगे आप क्या करना चाहेंगे? अभी जैसे हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे। जैसे अभी क्या है कि इतना टाइम में तो बॉडी ऐसे फेंक देना चाहिए। 10, 11, 12 बजे का हादसा हुआ है अगर, तो ये मुश्किल से 15 या 20 घंटा बहुत हो गया, 15 घंटा। इतना गर्मी पड़ रहा है, कल से देख रहे हैं आप लोग, आज भी गर्मी इतना है, पानी गर्म है, पानी कम है, ज्यादा टाइम लगने नहीं चाहिए। हम लोग के आने से पहले निकल जाना चाहिए वो। लेकिन आप कहीं फंसा हो तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए कहीं निकल जाए तो अच्छा बात है। अभी प्रयास जारी रहेगी। ओके सर, आप कितना टाइम से बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर सीमा से भारत से नेपाल जाने के क्रम में जयनगर 48वीं बटालियन के जवानों ने 2 बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है। उनके पास भारत में प्रवेश करने के लिए कोई वैध कागजात नहीं था, ना ही नेपाल जाने के लिए कोई वैध कागजात मौजूद थी। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एसएसबी के अलावा खुफिया विभाग भी उनसे पूछताछ कर रही है। सीमावर्ती पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन के जवानों ने बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर सीमा से भारत से नेपाल जाने के क्रम में 2 बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया। उप कमांडेंट विवेक ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक भारत से नेपाल में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके पास कोई वैध कागजात नहीं है। उप कमांडेंट के निर्देश पर जानकी नगर बीओपी के जवानों ने महिनाथपुर बाजार से 2 बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से नेपाल प्रवेश करने के दौरान हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिक की पहचान तीरनाहट तितलिया पंचगढ़ के 32 वर्षीय मोहम्मद तारिकुल इस्लाम और पश्चिम बगान वार्ड नंबर 1 पंचगढ़ बांग्लादेश के 31 वर्षीय मोहम्मद आलमगीर हुसैन के रूप में की गई है। उप कमांडेंट ने बताया कि दोनों बांग्लादेशी नागरिक के पास सिर्फ पासपोर्ट था, उसके अलावा अन्य कागजात नहीं है। भारत प्रवेश करने का वीजा के अलावे नेपाल प्रवेश करने का कोई वैध कागजात नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी नागरिकों को अधिकृत सीमा से ही कागजात होने पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों से एसएसबी के अलावे खुफिया विभाग की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों बांग्लादेशी नागरिक भारत में कब आया और नेपाल क्यों जा रहा था, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी व अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए नाका पेट्रोलिंग के माध्यम से एसएसबी निरंतर प्रयासरत है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने पेट्रोल पंप चेक पोस्ट के समीप बाइक व कार पर लाद कर ले जा रहे शराब का खेप बरामद किया है। इस मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, 1 कार जब्त की गई है, वहीं 2 बाइक बरामद की गई है। भारी संख्या में शराब की बोतलें बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पेट्रोल पंप चेकपोस्ट मधवापुर के पास कार व बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 4 धंधेबाज गिरफ्तार हुए। इस मामले में 2 बाइक व 1 कार बरामद की गई है। जब्त शराब की बोतलों की संख्या 432 है। गिरफ्तारी, बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। पकड़े गए बाइक सवारों में राकेश कुमार शर्मा दरभंगा यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का है। उसके साथ से 330 बोतल शराब बरामद हुई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार आरोपियों के नाम तेज नारायण और कमलेश चौपाल हैं। वे दोनों सीतामढ़ी जिले के चौरौत के रहने वाले हैं। वे लोग 30 बोतल शराब लेकर जा रहे थे। कार ड्राइवर मंगलेश कुमार का घर दरभंगा जिले के सिंघवारा गांव में है। उसके पास शराब की 72 बोतलें थी। सभी लोग नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। यह जानकारी थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत हनुमान नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के समीप एक अज्ञात बाइक चालक ने एक व्यक्ति को जोरदार ठोकर दे मारी। मौके पर मौजूद उसे आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रेखा थाना क्षेत्र के बलाट गांव निवासी रामाशीष यादव के रूप में की गई है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत हनुमान नगर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पास अज्ञात बाइक चालक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। मौके से बाइक चालक भाग निकला। मृतक की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के बलाट गांव निवासी रामाशीष यादव के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने निजी काम से कहीं जा रहा था। इसी बीच हनुमान नगर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के पास पीछे से लापरवाही के साथ आ रहे एक बाइक चालक ने जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वह जख्मी हो गिर गए। जब तक लोग आए तब तक बाइक चालक मौका पाकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जख्मी के परिजनों को दी। सूचना पाते ही मौके पर परिजन पहुंच इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक के पुत्र बलाट गांव निवासी सोनू यादव ने इन बातों को लेकर बिस्फी थाना में एक लिखित आवेदन देकर अज्ञात बाइक चालक के विरुद्ध लापरवाही से गाड़ी चलाकर उसके पिता की जान लेने की एफआईआर दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर बाइक चालक की पहचान व आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। शादीशुदा औरत का अपने पति व बच्चों को छोड़कर अपने भांजे के साथ चले जाना, भांजे का अपनी मामी से शादी कर लेना, पति का पत्नी को छोड़कर अपने सरहोजनी से शादी कर लेना और ऐसे कई मामले इन दिनों मधुबनी जिला में जैसे आम बनते जा रहे हैं। लगातार कई दिनों से ऐसे मनचले आशिक से पुलिस भी काफी परेशान नजर आ रही है। ताजा मामला मधेपुर प्रखंड के भरगामा पंचायत के सुंदरी गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने 5 बच्चों को छोड़कर अपने सरहोजनी को उसके ससुराल से भगाकर अपने घर ले आया। इस घटना के बाद जहां उसका साला अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस व्यक्ति की पत्नी क्षेत्र में न्याय मांगते हुए भटकती फिर रही है। कभी सरपंच के घर दरवाजा खटखटाती है तो कभी स्थानीय थाना जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। इन दिनों लगातार अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिल रही है। मधेपुर प्रखंड के भरगामा पंचायत अंतर्गत सुंदरी गांव की एक कहानी है, जहां 5 बच्चे की मां को पति ने छोड़कर सरहोजनी से प्यार किया और प्यार में ऐसा अंधा हुआ कि बिना विवाह रचाए उसे घर ले आया। पत्नी पति के इस हरकत से तंग आकर थाना पहुंच गई और रो रो कर अपनी फरियाद सुनाई। मनचले आशिकों की संख्या में आए दिन आ रही बढ़ोतरी से पुलिस भी तंग है। यह दर्द भरी कहानी सुंदरी गांव की चांदनी देवी की है, जिसका पति विद्यानंद है, जो अपनी सरहोजनी से प्यार कर बैठा और उसे ससुराल से अपने घर भगा कर ले आया। इस हरकत से जहां विद्यानंद का साला अपनी पत्नी के लिए दर बदर भटक रहा है, वहीं चांदनी अपनी सौतन को देख आग में जली जा रही है। चांदनी अब 5 बच्चे की मां है, जबकि भगाकर लाई गई सरहोजनी चमेली देवी को पहले वाले पति से एक भी बच्चा नहीं है। अब चांदनी देवी यह सोच सोच कर परेशान है कि आखिर वह 5 बच्चों को किस तरह परवरिश करेगी। कभी स्थानीय सरपंच का दरवाजा खटखटाती है तो कभी थाना पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाती है। की दिक्कत भेल यहाँ का? हमरा की दिक्कत है जहाँ भेल हमर घर वाला से भौजाई से बियाह कए लेने घर में रखने। अहाँ छेबे करिए ओकरा कन्या एकटा और बियाह क लेलकै। हाँ।
केकरा से कल के हमरा भौजाई से सरोजनी से कॉलेज का है। हाँ क्या बच्चा है? 5टा। अच्छा 5टा बच्चा है। कितना कितना दिन का है? छोटे छोटे बच्चा है। छोटे छोटे बच्चा। आपको खाना खर्चा नहीं देता है? नहीं कुछ भी नहीं। और क्या करता? क्या करता हम अपन काम धंधा मजदूरी करके बाल बच्चा का अपन खीबे पीबे। आपको मारता पीटता भी है? मारो पीट पड़े। सास ससुर? सासो ससुर कहते कि जे मतलब नहीं रहत से हमर बेटा दोसर बियाह करत ओकरे रखत। अहाँ के नहीं रखत? नहीं तोरा नहीं रखतो, दूगो बेटा छो, वो से दुश्मन है। अच्छा जिससे शादी किया है उसको बच्चा है? नहीं सर नहीं छे। बच्चा नहीं है। की नाम है अहाँ के? चांदनी देवी। घर सुंदरी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। फुलपरास थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1305 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
17 अगस्त को फुलपरास व बेनीपट्टी थाना की पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1305 लीटर विदेशी शराब, एक शराब कारोबारी को एक पिकअप व एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में की गई है। उसके पास से 396 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए बसौली गांव से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान चिकन शाह के रूप में की गई, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिला मुख्यालय से सटे रेका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बसौली गांव निवासी महेंद्र शाह के पुत्र चिकन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। रेका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के घर के 4 दीवारी के अंदर जंगल से 30 बोतल देसी नेपाली शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला भर से कुल 135 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे। मौके पर जिलाधिकारी ने एक एक कर सभी परिवादियों की शिकायतों को सुना। कई मामलों का निष्पादन किया गया। बचे हुए मामलों के संदर्भ में संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 135 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को 100 समय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय के लंबित मामले भी प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करे। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक तरफ जहां सरकार डीजल अनुदान योजना के नाम पर किसानों के हित की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन आवेदन भारी संख्या में रद्द हो रहे हैं। डीजल अनुदान योजना से वंचित होने वाले मधवापुर व आसपास के इलाकों में किसानों में इसके प्रति काफी रोष देखा जा रहा है। डीजल अनुदान योजना लाभ से वंचित होने वाले मधवापुर व इलाके के किसानों ने कृषि विभाग के प्रति कड़ा रोष जताया है। इस कारण किसानों के ऑनलाइन आवेदन बड़ी संख्या में रद्द किए जा रहे हैं। विभाग की इस नई नीति के खिलाफ कृषकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मुसहरी से लाल बाबू यादव सहित कई किसानों ने बताया कि दाखिल खारिज नहीं होने के कारण पूर्वजों की जमीन की लगान रसीद उनके नाम से नहीं कट रही है। इसलिए वैसे खेतीहरों ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम की रसीद आवेदन के साथ संलग्न किया है। कृषि समन्वयक मुकेश मिश्र ने कहा कि जिन कृषकों के पास उनके खुद के नाम से लगान रसीद होगी, उन्हें ही डीजल अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। अनुदान लेने के लिए किसानों को गैर रैयती श्रेणी में यानी बटाईदार बनकर आवेदन करना होगा। आत्माध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि पूर्वजों के निधन के बाद उनकी संतान ही उस जमीन की मालिक है, इसलिए अपनी ही जमीन का बटाईदार बनना किसानों के लिए अनुचित भी है और घातक भी है। गुड्डू डुमरा के अजय झा ने बताया कि डीजल अनुदान के आवेदक किसान अपने पूर्वजों की जमीन के स्वामी हैं। अपने पिता व दादा के नाम की जमीन के लिए मालगुजारी की रकम चुकाने वाले किसानों को योजना लाभ से वंचित किया जाना अन्याय है। विभाग को किसान विरोधी नीति वापस लेकर उनके हित में कार्य करना चाहिए। आप मधवापुर आत्माध्यक्ष दिनेश यादव बताएं, डीजल अनुदान योजना लाभ में किसानों की नाराजगी है, क्या है मामला संक्षिप्त में? सरकार द्वारा अपनी ही जमीन पर बटाईदारी में अप्लाई करने का जो नियम है यह गलत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ जमीन जब हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं तो उसका मालिक हम स्वतः हैं। फिर भी विभाग कह रही है नहीं आप बटाईदारी में हैं। अनुदान लेने के लिए जो आवेदन हो रहा है क्या प्रोसेस है? अभी अनुदान के लिए जो प्रोसेस है उसमें जो जिनका अपने नाम से रसीद है सरकार में के नियम अनुसार
वह अनुदान ले सकते हैं, अप्लाई करें, अनुदान रसीद मतलब लगान की रसीद। लगान की रसीद। अच्छा, जो किसान अपने नाम की रसीद देंगे उन्हें ही अनुदान का लाभ मिलेगा। सरकारी नियम के हिसाब से उनको दिया जाएगा, जबकि जिनके पिता के नाम से रसीद है और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उनको स्वतः मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जमीन का हकदार वो है, रसीद वो दे रहे हैं, उनके पूर्वज दे के उनको गए हैं। जो गैर कानूनी है सरकार उसको नहीं। पिताजी के गुजरने के बाद रसीद जो उनके पुत्र हैं, जो अभी आवेदन करते हैं डीजल अनुदान के लिए, उनके नाम रसीद क्यों नहीं हो रही है? क्या समस्या है? समस्या है वहाँ जो सरकार उस पर जमाबंदी तोड़ नहीं रही है। विभाग से सीओ साहब के यहाँ दिया जाता है, वो भी अभी प्रोसीडिंग में नहीं लेते। सीओ साहब के यहाँ दाखिल खारिज के लिए दिया नहीं हो रहा है, वो हो नहीं रहा है। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक लगान की रसीद बेटे के नाम पर नहीं आ सकता, नाम पर नहीं आएगा, ऐसा नियम है। और जब तक नहीं आएगा तब तक उनके जमीन का उसका कोई प्रूफ नहीं बनता। कई किसानों ने बताया कि वो अपने पिताजी के नाम की रसीद वो आवेदन में संलग्न किया तो वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्या सही है? या सही है, जो नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो पूर्वजों के रसीद को लगा करके उस पर अनुदान दिया जाए। और सरकार का क्या कहना है? विभागीय पदाधिकारी का क्या कहना है? विभाग के पदाधिकारी का कथन है जो आपके अपने नाम से रसीद नहीं है, पूर्वजों के नाम से है, तो उस पर आप बटाईदार में करें, जो अन्याय है। क्योंकि हम अपने मतलब पूर्वज के नाम पर जो जमीन है और पूर्वज नहीं है, तब तो उसके स्वामी आप हो गए। हाँ, उनके जो लड़के हैं तो आप अपनी ही जमीन पर मतलब बटाईदार बन के आप लें, ऐसा कहते हैं क्या? सरकार ऐसा कह रही है, जो होना नहीं चाहिए। अगर हम उसके बटाईदार करते हैं तो क्या हम उसके मालिक नहीं हो जमीन का? क्या आज अगर उसको किसी तरह से कन्वर्ट करना हो तो उसमें हम उसको रजिस्ट्री करेंगे, वहाँ सरकार मानेगी जहाँ हमारा संपत्ति है। लेकिन एक अनुदान के लिए हम उसका संपत्ति का अधिकारी नहीं बनते हैं, जो न्याय के संगत नहीं है। अभी सरकार ने डीजल अनुदान के लिए अप्लाई करने का निर्देश जारी किया है। किसानों का कहना है कि उनके आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं। क्या है मामला और क्या कहना है आपका? देखिए, जो लोग पूर्वजों के नाम से रसीद कट रहा है, लोग अप टू डेट रसीद कटा रहा है, तो रसीद तो काट रहा है, कटा रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है लोग। जब ये अनुदान की बात होती है तो कहता है कि नहीं आप अपने नाम पर लाइए, तो ये किसकी गलती है? ये तो हर लोग, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो चाहते हैं कि भाई हमारे नाम से रसीद कटे, हमारे नाम से जमाबंदी हो, लेकिन सरकार इस पर कोई निगाह नहीं दे रही है, न डिपार्टमेंट इस पर कोई। अच्छा, आपके समाज में कितने प्रतिशत किसान ऐसे होंगे जिनको अपने नाम से रसीद कटती होगी? मेरे ख्याल में कोई 20% भी नहीं हो सकते। 20% नहीं जी, मतलब 80-20 का फर्क है जी। 80% लोग किसानों का रसीद जो है सो उनके पूर्वज के नाम से कट रहा है, तब तो 80% यूं ही वंचित हो जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या चाहेंगे आप लोग? नहीं, ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जमाबंदी हमारे नाम से होना चाहिए, या किसी किसान के जिसके पूर्वज नहीं अब रह रहे हैं तो उस किसान के नाम से होना चाहिए। तो आप लोगों की शिकायत कोई सुनते हैं या नहीं? कोई सुनने वाले नहीं है, कोई विभाग नहीं। विभाग का काम है कि भाई हमको जो आदेश मिला है उसी के अनुसार हम काम। खेती कितने एकड़ में आपने? हाँ, हम 6 एकड़ में काम करते हैं। 6 एकड़ में खेती की है, तो फसल तो यूं ही पहले पटा के अपना। हाँ जी, डीजल ले लेकर पटा के काम किए हैं। इतना जो है सो मजदूरी भी लगा है, उस समय कॉस्ट अधिक लगा है, और डीजल भी ऐसे लगा है। अपना शुभ नाम? लाल बाबू यादव। कहाँ का हुआ? मुखिया पट्टी पंचायत मुसहरी गाँव, ब्लॉक मधवापुर। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय पर बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन प्रखंड इकाई के द्वारा 10 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन प्रखंड जयनगर के द्वारा शुक्रवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर जयनगर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना देते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित धरना के माध्यम से 10 सूत्री मांगों में प्रखंड के बस्ती व डोडवार पंचायत समेत अन्य पंचायतों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए बोरिंग तक
विद्युत आपूर्ति एवं जलीय ट्रांसफार्मर को जल्द लगाने ताकि कृषि हेतु खेतों में पानी आसानी से मिले समेत विभिन्न मांगे शामिल है। धरना को जिलाध्यक्ष कॉमरेड रामजी यादव, जिला सचिव कॉमरेड शशि भूषण प्रसाद समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पालघर महाराष्ट्र गोलीकांड के मृतक मोहम्मद असगर के पत्नी उमैसा खातून को श्रम एवं संसाधन विभाग के द्वारा बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 1 लाख की राशि सौंपी गई है। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में गोली लगने से मारे गए मधुबनी जिले के बिस्वी प्रखंड के परबत्ता गांव के प्रवासी कामगार मोहम्मद असगर की आश्रित पत्नी उमैसा खातून को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 1 लाख रुपए की अनुदान राशि का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा मामले की जानकारी होते ही श्रम अधीक्षक राकेश रंजन को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके आलोक में श्रम अधीक्षक के द्वारा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ बिस्वी प्रखंड जाकर मृतक प्रवासी कामगार के परिवार से मिलकर उनका आवेदन प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर से कराया गया तथा प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से संबंधित दस्तावेजों को बनवाकर आवेदन का नियमानुसार जांच करवाकर अग्रसारित करवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा घटना से संबंधित एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त श्रमायुक्त बिहार भवन नई दिल्ली पत्राचार कर एवं व्यक्तिगत रूप से बात करके सभी संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त कर जिलाधिकारी से आवेदन को स्वीकृत कराकर आवंटन की मांग श्रमायुक्त बिहार से की गई। श्रमायुक्त बिहार के द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत आवंटन उपलब्ध कराया गया तथा श्रम अधीक्षक के द्वारा अनुदान भुगतान की सारी प्रक्रिया को पूरा कर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि आश्रित के बैंक खाते में भिजवा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन।
बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ गांव से गुप्त सूचना के आधार पर भारी संख्या में शराब की बरामदगी की गई थी। वहीं इस मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेनीपट्टी थाना के त्योथ गांव से हुए शराब बरामदगी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें त्योथ गांव के हरिओम झा, अमरजीत झा, बिट्टू झा व विक्रम झा को नामजद आरोपी बनाया है और फरार हुए इन सभी तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। ये बातें बेनीपट्टी थाना परिसर में एसडीपीओ नेहा कुमारी ने शराब बरामदगी और अन्य गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए कही। उन्होंने बताया कि एएलटीएफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि त्योथ स्थित एक घर में भारी मात्रा में विदेशी शराब ग्रीस के डिब्बे में छिपाकर रखा हुआ है। इस सूचना का सत्यापन और कार्रवाई हेतु छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रभारी थाना अध्यक्ष सूरज कुमार, एसआई प्रीति भारती, वैद्यनाथ मंडल, एएसआई शेषनाथ प्रसाद व संजीत कुमार सहित दल बल को शामिल कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि इस टीम के द्वारा हरिओम झा व विक्रम झा के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान सभी तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने हरिओम झा के घर से डिब्बे में रखा 360 बोतल और विक्रम झा के घर से डिब्बे में रखा 156 बोतल व एक अन्य डिब्बे से 48 बोतल ब्लू स्ट्रोक नामक विदेशी शराब बरामद की। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपितों का आपराधिक इतिहास है। हरिओम झा के खिलाफ बेनीपट्टी थाना में आर्म्स एक्ट, अमरजीत झा उर्फ अंकित झा के खिलाफ बेनीपट्टी थाना में पहले से ही प्राथमिकी व अरेर थाना में भी प्राथमिकी दर्ज है। विक्रम झा के खिलाफ बेनीपट्टी व अरेर थाना में और ओम प्रकाश झा उर्फ बिट्टू के खिलाफ अरेर, सहरघाट व बेनीपट्टी थाना में कुल 7 प्राथमिकी दर्ज है। साथ ही एसडीपीओ ने यह भी बताया कि गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर पतौना ओपी के सुहास गांव में छापेमारी कर जमीनी विवाद में हुई हत्या मामले के आरोपित भुल्ली देवी उर्फ कौशला देवी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बेनीपट्टी थाना के बसैठ में हुई प्रहलाद झा हत्याकांड मामले के फरार आरोपी कमलजीत यादव ने गिरफ्तारी के भय से न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। कमलजीत यादव के खिलाफ हत्या के अलावा 2 शराब बरामदगी के मामले भी दर्ज है। जी बताइए। कल गुप्त सूचना मिली थी कि हरिओम झा, बिट्टू झा, अमरजीत झा, विक्रम झा के घर में शराब छुपा कर रखा गया है बाल्टी में। तो इस सूचना पर अपर थानाध्यक्ष सूरज कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए इनके घर पर छापेमारी की गई, जिसमें हरिओम झा के घर से 30 बाल्टी अंग्रेजी शराब और विक्रम झा के घर से 14 बाल्टी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। उसके बाद बाकी बिट्टू झा और अमरजीत झा के घर से भी बरामद हुआ है। टोटल शराब की मात्रा आपका 395 लीटर है और बाकी तस्कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही कि पुलिस टीम आ रही है तो वो अपना घर छोड़ के फरार है। बाकी छापेमारी आगे जारी है और तुरंत ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये लोग पूर्व के कांड में भी आर्म्स एक्ट और चोरी जैसे कांडों में पूर्व अभियुक्त रहे हैं और ये सभी जिनका नाम आया है हरिओम झा, अमरजीत झा, विक्रम झा, ओम प्रकाश झा उर्फ बिट्टू झा, ये सभी आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर कांडों में आरोपित रहे हैं और ये लोगों को फिलहाल में ये बेल पर है और इस तरह के घटना में आते ही लिप्त हो गए हैं। और इस टोटल अभियान में हमारी पुलिस टीम द्वारा अच्छा काम करते हुए सभी शराब को जब्त किया गया और छापेमारी जारी है। और इसके साथ ही अपर थानाध्यक्ष सूरज कुमार के नेतृत्व में एक मर्डर के केस में एक अभियुक्त महिला को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है उनका? उसका भुल्ली देवी नाम है। जो मर्डर का केस 158/20 है और साथ ही एक अन्य शराब कारोबारी और हत्या का आरोपी जो उनके घर पर छापेमारी की गई तो वो डर से आत्मसमर्पण कर दी कोर्ट में, इसलिए सूचना मिली। क्या नाम है उनका? कमलजीत यादव, ये बसैठा के रहने वाले। अभी पुलिस टीम द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर शराब तस्करों पर नकेल कसा जा रहा है, क्या और निर्देश रहेगा कि बताइए। देखिए, जिस तरह से क्षेत्र में शराब कारोबारी एक्टिव हो गए हैं, बेल पे छूट करके एक्टिव हो गए, तो पुलिस अपने तरीके से स्पाई लगा करके सिविल वर्दी में तैनात करके इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तेज की जाएगी। और किसी भी स्थिति में सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि सबके शराब कारोबार में अपने आप को लिप्त ना करें, अन्यथा कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो पुलिस की तरफ से बनती है।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा मिथिला पेंटिंग प्रदर्शनी लगाया गया। गौरतलब है कि डिग्री में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा सेकेंड सेमेस्टर को लेकर प्रदर्शनी लगाया गया, जिसे सहायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया। सहायक समाहर्ता पार्थ गुप्ता ने मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी द्वारा संचालित त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। गौरतलब है कि सोनालिका कुमारी, मनोज कुमार झा, गीता कुमारी, दुर्गेश मंडल, अजीत, वेद प्रभा, ज्योति, गुड़िया, नीलम, निक्की सहित अन्य छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। सेकेंड सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के व्यवहारिक विषयों के परिप्रेक्ष्य में लगाई गई प्रदर्शनी को देखने के उपरांत सहायक समाहर्ता ने कहा कि जिले में नवोदित कलाकारों की एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है। आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मधुबनी चित्रकारी ने देश और दुनिया में जिले का मान बढ़ाया है। आने वाले दिनों में यह प्रसिद्धि और फैलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला मुख्यालय के स्टेशन पर उदना एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा मधुबनी के संयोजक टिंकू कसेरा के द्वारा समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक को आवेदन दिया गया है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने उदना एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो मधुबनी की जनता के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जन संघर्ष मोर्चा मधुबनी के संयोजक टिंकू कसेरा के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर को आवेदन भेजकर मधुबनी जिला में मुख्यालय के स्टेशन पर उदना एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की गई। साथ ही कहा गया कि अविलंब इस ओर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आम जनों के साथ मधुबनी स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मधुबनी जिला मुख्यालय के स्टेशन पर हमसफर व उदना अंत्योदय एक्सप्रेस के ठहराव को सुनिश्चित करने, गरीब रथ का नियमित चलाने और 13 नंबर गुमती पर ओवरब्रिज का निर्माण अविलंब किए जाने की मांग रखी। आज हमने समस्तीपुर के डीआरएम को पत्र लिख करके मधुबनी में हम सफर ट्रेन को रोकने की मांग की है और उनसे अनुरोध किया है कि जयनगर से जो हम सफर और उदना एक्सप्रेस चलती है उसे मधुबनी स्टेशन पर कम से कम 5 मिनट के लिए भी रोका जाए। उस ट्रेन के रुकने से यहाँ के हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। रात में जो यात्री दिल्ली वगैरह से लौटते हैं वो ट्रेन दरभंगा में ही यात्री उतरते हैं या फिर उनको जयनगर जाना पड़ता है। अगर मधुबनी में ट्रेन रुकती है तो लोगों को काफी सहूलियत होगी। अगर हमारे इन बातों के संज्ञान नहीं लिया जाएगा और कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में हम मधुबनी शहर के लोगों के साथ मिलकर के मधुबनी स्टेशन पर आंदोलन करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल में पीरामल फाउंडेशन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विशेष रूप से सेल्फ अवेयरनेस और बिहेवियरल चेंज पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। सदर अस्पताल में पीरामल फाउंडेशन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया गया। इस कार्यशाला में बिहेवियरल चेंज एवं सेल्फ अवेयरनेस पे चर्चा और विभिन्न एक्टिविटीज कराई गई। इस दौरान सदर अस्पताल से उपाधीक्षक राजीव रंजन, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद तथा पीरामल फाउंडेशन की टीम, अस्पताल के कर्मी, डॉक्टर्स, जीएनएम, ममता, गार्ड सब मौजूद रहे। इस कार्यशाला में अनेक प्रकार की क्रिया कराई गई, जैसे कि कुछ ऐसे खेल जिससे अपने बारे में जानने का अवसर मिला। सभी भागीदारों को इस तरह से खेल के साथ सीखने का तरीका अत्यंत पसंद आया तथा यह तरीका कुछ अलग भी लगा। सदर अस्पताल मधुबनी ने पेशेवर सीख और टीम बिल्डिंग कार्यशाला के बाद चिकित्सकों, जीएनएम, गार्ड्स व 4वीं श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक पीयर लर्निंग समुदाय को एक लगातार प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों में सहानुभूति को शामिल करना और परिवर्तन लाने की क्षमता को प्रस्तुत करना था ताकि वे खुद में परिवर्तन ला सके। कार्यशाला को डीएस, आरपीएम, आरएम और एचएम के द्वारा समृद्ध किया गया था। टीम पीरामल ने पहले ही दिन से व्यवहारिक परिवर्तन की शुरुआत की और इन कार्यशालाओं के लिए उन्होंने परिवर्तन की शुरुआत की।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड स्थित कमला नदी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि शुक्रवार को मलेमास के समाप्त होते ही नदी में स्नान को लेकर भारत व नेपाल के कई लोग गुरुवार रात से ही पहुंचने लगे, जहां शुक्रवार को प्रसिद्ध कमला नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड स्थित कमला नदी में मलमास माह समाप्त होते ही शुक्रवार को कमला स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मिथिलांचल इलाके में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कमला नदी में कमला स्नान करने को लेकर गुरुवार की शाम से ही नेपाल और मधुबनी जिला के विभिन्न जगहों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। मिथिलांचल इलाके से आने वाली सभी रेलगाड़ियां नेपाली रेल कमला स्नान करने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई थी। सड़क मार्ग से भी लोग अपने निजी वाहन व बस टेम्पो से कमला नदी पहुंच रहे थे। कमला स्नान करने वाले श्रद्धालु अहले सुबह से ही कमला नदी में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक स्नान कर कमला नदी के तट पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। कमला स्नान को लेकर आए श्रद्धालुओं के द्वारा गाए जा रहे मिथिलांचल का पारंपरिक लोक गीतों से समूचा कमला घाट पर्णकुटी मंदिर परिसर गुंजायमान हो रहा था। लगा हुआ है मलेमास के अंतिम दिन के लिए नहाने के लिए दीप लगा हुआ है और यहाँ पर वर्षों से लोग नदी में स्नान कर रहे हैं। माँ कमला से जो भी मन्नत मांगते हैं उनका पूरा होता है। कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ जना के जैसे नेपाल, इंडिया और जगह से आते हैं। कमेटी के द्वारा आप लोग को क्या यहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर लाइट, बिजली, उसके बाद हॉर्न, यही सब लगता है। क्या शुभ नाम हो गया? अजय कापर। अभी सावन माह चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बहुत बहुत बधाई हो, यही कहना चाहते हैं सावन माह के लिए। मलेमास की समाप्ति और श्रावणी मास की पुनः शुरुआत हुई है, जिसके चलते नदी में भीड़ है। कहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? नेपाल से, भारत के विभिन्न जगहों से लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं। भीड़ अभी तो काफी है, लगभग कितने लोग आए हुए हैं? लगभग आज के डेट में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग स्नान कर रहे हैं और हमारे कमेटी के द्वारा पूरा निगरानी किया जा रहा है, देख रेख किया जा रहा है। क्या शुभ नाम हो गया आपका? अनुराग कुमार पंकज। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।